भारत एक पूरी जो डावाडोल विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें एक शाइनिंग, एक ब्राइट स्पॉट की तरह से चमक रहा है, तो गलत नहीं होगा। हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, कैसे समझना चाहिए जो लगातार 1 मई के बाद से जब ईएमआईज बढ़ रही थी, लोगों की रेपो रेट में बढ़ोतरी हो रही थी, उसके बाद इसको थामा गया है, इसको स्थिर रखा गया है और इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कितना असर जो हमारा रियल एस्टेट है उस पर आएगा? देखिए, इसके पहले अगर देखा जाए इस पूरे अगर रेपो रेट का अगर गणित देखना है तो उसको एक सिंपल तरीके से देखना चाहिए। रेपो रेट मतलब वो रेट जिस रेट पर जो है साधारण जो सभी बैंक है वो ब्याज देते हैं आरबीआई को, जो पैसा वो आरबीआई से लेते हैं उस पर वो ब्याज देते हैं आरबीआई को। और ऐसे में जब आरबीआई इन रेपो रेट के इंटरेस्ट बढ़ोतरी करता है तो जाहिर सी बात है ये पैसे बैंक को देने होते हैं। हालांकि ये बैंक अपने जेब से पैसे देते नहीं है, तो इसमें अगर देखा जाए जो कंज्यूमर्स है उनकी तरफ जो है ये इंटरेस्ट रेट पास ऑन होता है। मतलब जो लोग लोन लेते हैं, फिर वो लोन किसी भी प्रकार का हो, फिर चाहे होम लोन हो, कार लोन हो या फिर अन्य किसी पर्सनल लोन हो, तो उसमें हालांकि इसका असर दिखता है। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता है तो उसका सीधा असर जो है इंटरेस्ट रेट पर दिखाई देता है। मतलब आम आदमी जो लोन लेता है उस लोन के इंटरेस्ट पर दिखाई देता है, वो लोन बढ़ जाता है। इस वक्त अगर देखा जाए आरबीआई ने जो देखा रेपो रेट अनचेंज है, मतलब स्थायी रखा है, इसका असर अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है जो बैंक है उनके जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो तकरीबन सेम होंगे, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ऐसे में लोगों के जेब में जो है जो पहले पैसे ज्यादा जाते थे ईएमआई के लिए, अब वो थोड़ा कम जाएंगे, तो थोड़ा खर्चा करने के लिए, स्पेंडिंग करने के लिए मौका ज्यादा मिलेगा, थोड़ा रूम मिलेगा, इससे एक्सपेंडिचर भी है वो बढ़ सकता है। ऐसे में जो ग्रोथ है वो भी बढ़ सकती है, तो एक विन विन सिचुएशन होगा आम लोगों के लिए भी और अगर देखा जाए सरकार के लिए भी। लेकिन पिछले साल से अब तक का गणित अगर देखा जाए तो निखिल, पिछले 1 साल में तकरीबन 11 महीने में जैसे आपने कहा ये तकरीबन 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी इसमें हुई है। तो ऐसे में जो होम बायर्स थे, हालांकि उनकी जेब पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा था, इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा बढ़े थे। आज की मौजूदा परिस्थिति में अगर देखा जाए तो बैंकिंग रेट अगर देखा जाए, इंटरेस्ट रेट देखा जाए, फिर चाहे वो सरकारी बैंक या फिर हम प्राइवेट बैंक की बात करें, तो तकरीबन 7 से लेके 7.5% के बीच में इंटरेस्ट रेट है औसतन। अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो इसके बीच में ये औसतन अगर देखा जाए तो रेट होगा आम इंसान के लिए। तो ऐसे में जब आरबीआई अगर रेट नहीं बढ़ाती है, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाती है, तो लोन ज्यादा इंटेक होगा, लोग जो है वो लोन ज्यादा ले पाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण हालांकि जो स्पेंडिंग होगी वो भी ज्यादा हो पाएगी इसमें। तो ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर को ज्यादा बूम मिलेगा कि पिछले 2 सालों में देखा जिस प्रकार से खास तौर पर जो कोरोना का पीरियड था इसमें रियल एस्टेट सेक्टर को सबसे बड़ी मार पड़ी थी। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे वो स्टॉल हो गए थे, कई प्रोजेक्ट्स को जो है फंडिंग न होने के कारण वो प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे। हालांकि बैंकों में अभी भी देखा जाए तो लिक्विडिटी क्रंच था, लोग थोड़े स्केप्टिकल थे कि लोन ले या न ले, कोरोना के दौरान किस प्रकार की स्थिति आने वाले समय में होगी। हालांकि उसके बाद हमने देखा एक रिबाउंड देखा रियल एस्टेट सेक्टर में, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार जो कि रेट की मार आम इंसान को थी, लोगों को थी, वो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि हर मौद्रिक नीति में अगर रेपो रेट बढ़ते हैं तो इससे सीधा असर जो है उनके कर्जों में पड़ता था। लेकिन अब जबकि रेट नहीं बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है खुशखबर जरूर होगी और इसका असर रियल एस्टेट सेक्टर में दिखाई देगा। रियल एस्टेट सेक्टर में जो इन्वेंटरीज है वो सोल्ड आउट होती यहाँ पे दिखाई देगी। लोग जो है इंटेक जो लोन का होगा वो यहाँ पर अगर हम कहे तो ज्यादा दिखाई देगा। और चूंकि आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस वक्त उन्होंने अगर देखा जाए तो एक पॉज लिया हुआ है रेपो रेट बढ़ाने के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अगला फैसला जो है लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो भारत की स्थिति अगर देखा जाए, डोमेस्टिक कंजम्पशन देखा जाए, भारत के बैंकों की स्थिति अगर देखी जाए तो ये काफी स्थिर है। तो ऐसे में भारत के अगर डोमेस्टिक हम बात करें तो काफी अच्छा इस वक्त इकोनॉमी है और इसका सीधा असर अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था और साथ साथ लोगों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इंटरनेशनल हम बात करें तो उसमें कई सारे चुनौतियां अभी भी भारत के सामने है। फिर चाहे फेडरल रिजर्व की बात करें, फिर जिस प्रकार से इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर जो है वो पूरी तरह चरमरा गया, लेकिन भारतीय बैंकिंग सेक्टर आज भी मजबूत है। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि जो लिक्विडिटी भारतीय बैंकिंग सेक्टर्स में है या फिर जिस प्रकार से साउंड स्थिति है भारतीय बैंकिंग सेक्टर की, इसको कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे जो भारतीय निवेशक और साथ ही साथ जो लोन जिन्होंने लिया उनके लिए भी एक खुशखबर होगी। तो आने वाले समय में हालांकि अब जो कि इस वक्त लोन नहीं बढ़ा है और अगर स्थिति सुधरी तो शायद कुछ अच्छी खबर भी आने वाले समय और मिल सकती है। जी निश्चित तौर पर। तो आपने एक ही प्रश्न में सारे विस्तार दे दिया। दरअसल मैं आपसे एक और छोटी सी बात जानना चाहता हूं कि जिस तरह से कृषि की जो व्यवस्था है वो क्योंकि रबी की फसल बेहतर होने जा रही है, ये अनुमान लगाया गया है। जो सर्विस सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब बात आती है हमारे बैंकों की, कितना ये जो सारे जो हमारे बेहतर परफॉर्मेंसेज हैं वो कहीं ना कहीं बैंकिंग को बूस्टअप देंगे? किस तरह से देखते हैं आप इसको, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा।
बिल्कुल, देखिए हालांकि ये अगर देखा जाए जिस प्रकार से आरबीआई ने जो स्टेप्स लिया है वो एक प्रकार के बैंकिंग सेक्टर्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें जिस प्रकार से मैंने कहा कि इस वक्त हालांकि रेपो रेट नहीं बढ़ा है, जिस प्रकार से रेट होम लोन या फिर पर्सनल लोन की हम बात करें, ये रेट्स जो अनचेंज रहेंगे, तो ऐसे में जो लोग हैं जिनको लोन लेना है, जिनको क्रेडिट लेना है, वो ले पाएंगे मौजूदा स्थिति में, तो उस पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही साथ जो लोन बायर्स है, जिसको ऑलरेडी जिन्होंने लोन लिया हुआ है, ऐसे स्थिति में उनका जो अगर देखा जाए ईएमआई का जो रेगुलर गणित है वो भी इससे साधा जाएगा। तो ऐसे में बैंकिंग में पूरी सेक्टर्स में जो है लिक्विडिटी जो है यहाँ पर दिखाई देती है हमें कि वो तरलता रहेगी यहाँ पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि भारत की बात करें, हालांकि बजट अभी हुआ है लेकिन बजट में भी ये प्रावधान किया गया, कैपेक्स को बढ़ाया गया है। सीधा बात है, तो ऐसे में कैपेक्स बढ़ाने से बात है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो ऐसे में डिमांड भी ज्यादा होगी। तो ये सभी चीजें जो है बैंकिंग अर्थव्यवस्था पे भी जो है असर डालती है, क्योंकि बैंकिंग इस वक्त अगर देखा जाए तो क्रेडिट ऑफटेक बैंकिंग का काफी अच्छा है, खासतौर पर भारत की बात करें। दूसरी बात अगर हम करें जिस प्रकार से इस वक्त स्थिति है, फिर एनपीएस की हम बात करें, जो बैंकिंग जो हालांकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एनपीए का क्या होगा, लेकिन इस वक्त अगर जिस प्रकार से प्रावधान सरकार ने उठाया और बैंकों ने उठाया है, तो ऐसे में जो एनपीएस है वो भी कंट्रोल करने की कोशिश इस वक्त बैंकिंग सेक्टर कर रहा है। तो इन सभी मुद्दों को अगर देखें तो इस वक्त इंडियन बैंकिंग सेक्टर इस वक्त जिस बोर्ड पर है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस प्रकार से इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर्स है, जैसे हम यूरोपियन बैंक्स की हम कुछ बात करें, स्विस बैंक की हम कुछ बात करें, जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिए, कुछ बैंक इस वक्त अगर देखा जाए बेहद कर्जे में है। हालांकि ऐसी स्थिति भारतीय बैंकों की नहीं है, और इस प्रकार से जब आरबीआई ने यह फैसला लिया है तो उसका सीधा असर बैंकों को भी होगा। क्रेडिट ऑफटेक ज्यादा होगा, लोन ज्यादा जो है मार्केट में दिया जाएगा, तो इससे बैंक में लिक्विडिटी का जो एक क्राइसिस होता है या फिर लिक्विडिटी की कमी जो मौजूद हम कहते हैं कि हो सकती है, हालांकि इस समय में इस प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर सेफ एंड साउंड दिखाई देगा। जी, निश्चित तौर पर सेफ एंड साउंड दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शिशिर सेलार। और यहां से अब बात करेंगे कर्नाटक के सियासत की। कर्नाटक में